स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। पहलगाम टेरर अटैक के लेटर फेज के अंदर इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ एक्शंस हैं उनको कैरी आउट किया गया कि पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं जिनका कि इंडिया के अंदर प्रेजेंस था उनको एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में वापस से जो रिटर्न है वो किया गया। सार्क का जो वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम है उसको भी रिवोक किया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू जो अपर राइपीरियन स्टेट है उसका एक लीगल ओब्लिगेशन हुआ करता है कि उनको जो डाटा है वो शेयर करना होता है। इंडिया के द्वारा जो डाटा शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू उसको सस्पेंड किया गया है प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में। थर्ड, आप देखिए कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड कैरी आउट हुआ करता था उसको भी स्टॉप है वो किया गया। इंडिया और पाकिस्तान का जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, अटारी का जो एरिया है वहाँ पे, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। फोर्थ, आप देखिए कि हमारे जो डिप्लोमेटिक हाउसेज हैं, जो एम्बेसी हैं, हाई कमीशंस हैं, वहाँ पे डिप्लोमेटिक पर्सनल्स के जो नंबर्स हैं उसको भी रिड्यूस करके 30 है वो कर दिया गया है। तो ये कुछ डिसीजंस हैं जो कि अर्लियर फेज के अंदर इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा लिए गए थे। प्रेजेंट समय के अंदर में ट्रेड के रिगार्डिंग में जो कम्प्लीटली स्टॉपेज है वो किया गया है कि किसी भी तरीके से डायरेक्टली वे के अंदर में या इनडायरेक्टली वे के अंदर में किसी अदर कंट्री के थ्रू पाकिस्तान से जो ट्रेड है वो नहीं कैरी आउट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में डिसीजन है वो लिया गया कि पोस्टल कम्युनिकेशंस हैं उनको यहाँ पे स्टॉप किया गया है। तो स्टूडेंट्स, पोर्ट्स के रिगार्डिंग में डिसीजन है कि इंडिया का जो शिप्स हैं वहाँ के पोर्ट्स के लिए नहीं विजिट करेंगे, और पाकिस्तान का भी कोई शिप है जिनके द्वारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको बैरी किया गया है तो आप देखिए उनको भी इंडिया के किसी भी पोर्ट के अंदर में डॉकिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में अलाउ है वो नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद में इंडियन अथॉरिटीज़ के डिसीजंस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा कंटिन्यूस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वो सेंड किया जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कि पाकिस्तान का जो अथॉरिटीज़ हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और समय समय पे इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर में आपको जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी टेरर ग्रुप हैं जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अभी प्रेजेंट समय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हुआ करते हैं उसके अंदर भी आप देखिए कि पाकिस्तान को जो ऐड है वो किया गया था, जिसके ऊपर कुछ ईयर्स पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा टेरर फंडिंग के रिगार्डिंग में जो रेगुलेशंस हैं वो लगाए गए थे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप देखिए कि G7 कंट्रीज के द्वारा 1989 के समय इसको सेटअप किया गया था, और इनिशियल फेज के अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूशन है वो सेटअप हुआ था, बाद में टेरर फंडिंग है उसको भी इसके कंट्रोल के अंदर में लाया गया। सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हुआ करते हैं 2 ईयर बेसिस पे जो इलेक्ट हुआ करते हैं उस कैटेगरी के अंदर में पाकिस्तान है प्रेजेंट समय के अंदर में। काफ़ी सारे ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन नंबर 1267 है उसके अंडर में उनको जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिक्लेयर किया गया है। आप देखिए कि कुछ ग्लोबल टेररिस्ट हैं, जो पर्सन है जिनके द्वारा टेरर एक्टिविटी को किया गया वो पर्सनस भी पाकिस्तान के अंदर में उनका प्रेजेंस है। तो ये उस स्टेट का, उस कंट्री का जो स्टेटस है उसको शो करता है कि किस तरीके का वहाँ पे सिचुएशन है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आप देखिए अनस्टेबिलिटी है, कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर है उनके द्वारा अपना जो कंप्लीट टाइम पीरियड है उसको नहीं कंप्लीट किया गया है, पावर के अंदर में नहीं रहे हैं, मिलिट्री का अल्टीमेट वहाँ पे डिक्टेटरशिप है या मिलिट्री का वहाँ पे रूल है। तो ये पाकिस्तान के रिगार्डिंग में और इंडिया के जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि गोवा के बारे में है। गोवा के एक टेम्पल के वहाँ पे स्टीम्पीड का सिचुएशन हुआ है। भगदड़ का जो सिचुएशन आप देखिए कि समय समय पे आपको लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे केसेज हैं वो सामने आए हैं। तो इसके अंदर भी आप देखिए कि कुछ लोगों का कैजुअलिटी हुआ है, कुछ लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए हैं। लोकल अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है जब भी किसी इवेंट के रिगार्डिंग में, किसी भी मीटिंग के रिगार्डिंग में लोग अगर कहीं पे आप देखिए कि लोगों का जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं तो लोकल अथॉरिटी का परमिशन है वो रिक्वायर्ड हुआ करता है। लोकल अथॉरिटी जो भी हैं, जो डीएम है उस एरिया के, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया के अंदर में जो लोग अगर प्रेजेंट्स हैं तो उनका प्रॉपर एंट्री और एग्जिट का जो यहाँ पे उसका रेगुलेशन है वो कैरी आउट किया जाए। डीएम के द्वारा ना किया जाए तो उनके जो लोअर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इसको कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके रिगार्डिंग में जो लोग हैं वो वहाँ पे मिले थे, तो आप देखिए कि लाई
लईराई यात्रा नाम से एक एनुअल वहाँ पे पिलग्रिमेज का या एनुअल आप देखिए कि रिलीजियस एक इवेंट है वो हुआ करता है। उसी के रिगार्डिंग में लोग हैं वो टेम्पल के अंदर में इकट्ठे होते हैं जब यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। हमारे एग्जाम के पर्पज से गोवा के बारे में आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के समय में आप देखिए कि पहले यूपीएससी ये सवाल पूछा करता था, हो सके अभी भी आपसे पूछ लिया जाए। 2000 के समय ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फॉरेन पावर है जो सबसे लेट इंडिया से जाते हैं। तो आप देखिए कि सबसे लेट इंडिया से कौन सा फॉरेन पावर है वो गए थे। फॉरेन पावर्स कौन कौन सा इंडिया के अंदर में आए थे, तो इंडिया के अंदर में आप देखिए कि फॉरेन पावर है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। पोर्तुगीज इंडिया के लिए आते हैं, डच इंडिया के लिए आते हैं, डच के बाद में फ्रेंच आते हैं और फ्रेंच के बाद में इंग्लिश आते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि सबसे लेट कौन सा फॉरेन पावर है जो इंडिया से वापस से लिए गए थे, तो वो आपको पोर्तुगीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि पोर्तुगीज आप देखिए कि गोवा है, दमन और दीव का एरिया है, वहाँ पे इनका रूल हुआ करता था। और 1961 के समय में जो गोवा का जो एरिया है, दमन एंड दीव का एरिया है, उसको लिबरेट किया गया था, जिसको कि हम गोवा लिबरेशन डे के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं 9 दिसंबर को। मिलिट्री एक्शन के थ्रू, ऑपरेशन विजय के थ्रू गोवा को जो लिबरेट है वो करवाया गया। बाद में 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एज ए यूनियन टेरिटरी के रूप से इसको सेटअप किया गया। बाद में स्टूडेंट्स 1987 के समय में जब अरुणाचल प्रदेश फार ईस्ट के अंदर में, जो अरुणाचल प्रदेश है फार डाउन के अंदर में, ईस्ट का जो पार्ट है उसी के सबसे डाउन के अंदर में कौन सा है, मिजोरम है, जिनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। जब नॉर्थ ईस्ट का जो लार्जर लेवल के ऊपर मैप चेंज होता है, 3 नए स्टेट वहाँ पे बनाए जाते हैं 1971-72 के समय में। तो आप देखिए उनको फिर से स्टेटहुड है वो दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को, और उसके साथ साथ गोवा को भी दिया गया था 1987 के समय में। तो गोवा के स्टेटहुड के बारे में है। दमन एंड दीव को यूटी बना दिया गया था, अभी दमन एंड दीव को दादर एंड नागर हवेली के साथ में मर्ज है वो कर दिया गया। तो ये तो हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा। अब स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि गोवा के अंदर में कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आप रीड करते हो। तो एक तो पोर्ट का एरिया है जिसको आप रीड करते हो। मोरमू गांव नाम से पोर्ट है, जहां से हमारा जो डेक्कन का एरिया है, जो सदर्न पार्ट का एरिया है, वहां से जो भी मिनरल्स हैं उनका एक्सपोर्ट कैरी आउट हुआ करता है। तो आप देखिए कि पोर्ट कौन सा है, पोर्ट है स्टूडेंट्स मोरमू गांव है, मोरमू गांव पोर्ट है। सेकंड आप देखिए कि आपको गोवा के वहाँ पे क्या कोई नेशनल पार्क है वो भी सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि मोलेम नाम से एक नेशनल पार्क है जो गोवा के अंदर में सिचुएटेड है। गोवा का जो रामसर साइट है, क्या नंदा लेक है जो रामसर साइट है वहाँ का, उसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। और भगवान महावीर नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और भी काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जहाँ पे बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे विजिट किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये गोवा के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। गोवा को आप देखिए कि इंडिया के अंदर ऐड किया गया था 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। पुडुचेरी को एक्ट किया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बट आपको यहाँ पे ये जानकारी ये होना चाहिए 14th के थ्रू तो उसको ऐड किया गया, बट वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है अर्लियर फेज के अंदर हुआ करता था। यहाँ पे आपको किसी तरीके से जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए कि पुडुचेरी को बाद में ऐड किया गया है। तो पुडुचेरी से जो फॉरेन पावर कौन हुआ करते थे, फ्रेंच वहाँ पे हुआ करते थे, तो फ्रेंच सबसे लेट गए हैं। आप देखिए कि उसको लिबरेट तो पहले ही करवा लिया गया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरी आउट होता है वहाँ पे 1954 से लेकर 1962-63 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के पर्सपेक्टिव से हैं, मणिपुर के वहाँ पे वायलेंस हुआ था, मणिपुर के बारे में ही बताया गया है। 2 ईयर का समय हो चुका है, अभी भी कम्प्लीटली जो स्टेबिलिटी है उसको नहीं अचीव किया गया। मणिपुर को आप देखिए कि स्टेटहुड के बारे में हम रीड करते हैं 1971-72 के समय नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो चेंज होता है। मणिपुर के वहाँ पे एक लैंग्वेज भी है मणिपुरी लैंग्वेज, जिसके बारे में भी हम रीड कर चुके हैं काफ़ी बार। 8 शेड्यूल के अंदर में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। क्या वो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू इन 3 लैंग्वेज को एज ए शेड्यूल लैंग्वेज के रूप से ऐड किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मणिपुरी डांस है जिसको भी हम रीड करते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर में। मणिपुर का जो मैप है वो एक फुटबॉल का जिस तरीके से ग्राउंड हुआ करता है, इस तरीके से आपको मैप है वो
देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इनका जो सेंट्रल पार्ट है, जो वैली का एरिया है, वहाँ पे मेजरली पॉपुलेशन है और जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, मैती नाम का जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, उनका वहाँ पे प्रेजेंस हुआ करता है वैली के एरिया के अंदर में। फिर जो हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज के अंदर में आप देखिए कि कुकी एंड जो कम्युनिटी हैं, इसके अलावा कुछ एरियाज के अंदर में नागाज हैं, उनका भी प्रेजेंस है वो हुआ करता है। तो ये मणिपुर का यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर के द्वारा सेंटर को आप देखिए कि लेटर है वो लिखा गया है, रिपोर्ट सेंड किया गया है कि मुर्शिदाबाद के वहाँ पे जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन चेंज हुआ, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो, अदर एरियाज़ के अंदर वायलेंस ना इंक्रीज हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस को इंश्योर किया जाना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल है उसको यहाँ पे लगाया जाए, ये इनके द्वारा कहा गया है। अब आप देखिए कि वो सेंट्रल के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा तो जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे जो एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट रूल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 356 के अंदर में एंड आर्टिकल 365 के अंदर में उनका मेंशन है। बेसिकली 356 से वो डील करता है प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है उसके बारे में। इंडिया के अंदर में फर्स्ट कौन सा स्टेट है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज हुआ था, तो स्टूडेंट्स पंजाब स्टेट जो है वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगता है 1952 के समय में। तमिलनाडु के वहाँ पे तो आप देखिए इंडिया और तमिलनाडु का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे हमारे जो फिशरमैन्स हैं वो विजिट करते हैं श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। तो वहाँ पे जो हमारे फिशरमैन्स हैं उनको असोल्ट किया गया है सी के एरिया के अंदर में, तो ऐसे इंसिडेंट्स उनके द्वारा रजिस्टर करवाए गए हैं। स्टूडेंट जब भी हम फिशिंग के बारे में रीड किया करते हैं तो आप देखिए कि इंडियन जो फिशरमैन्स हैं उनके द्वारा जो ट्रॉवल्स को यूज किया जाता है उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारे अदर कंट्रीज हैं वो कंसर्न्स को रेज करते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी बार जो फिशरमैन्स के रिगार्डिंग में भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हुआ करता है। लास्ट ईयर तो हमने कच्चा थीव आइलैंड के रिगार्डिंग में हमारे इलेक्शन के दौरान में वो एक डिस्कशन का जो टॉपिक है वो भी बना था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स फिशिंग सेक्टर के अंदर में टोटल अलाउेबल जो कैच का एक कॉन्सेप्ट है वो भी हुआ करता है कि जितना वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो फिशिंग है उसी को कैरी आउट किया जाए, उसके रिगार्डिंग में एक लिमिटेशन है उसको डिसाइड यहाँ पे किया जाए। जैसे कि रसिया से जो शिप्स जो फिश हैं जो सप्लाई हुआ करती हैं यूएस के लिए, तो उनको आप देखिए कि रेगुलेट कर लिया गया था, उनको स्टॉपेज कर लिया गया था क्योंकि रसिया के द्वारा इस तरीके से जो एक लिमिटेशन है उसको इम्पोज करने से मना है वो कर दिया गया था। आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर में साइंस का जो पेज है वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। तो ये भी एक इश्यू है वो आपको फिशिंग का जो सेक्टर है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो फिर से इलेक्ट है वो यहाँ पे हुए हैं। आप देखिए कि काफ़ी लंबे समय के बाद में अराउंड द 20 ईयर्स के बाद में कोई ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेकंड यहाँ पे टेन्योर है, लगातार जो सेकंड टेन्योर है उसके लिए इलेक्ट है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर में कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने किसके साथ में साइन किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2021 के समय के अंदर में साइन है वो किया था, जिसके थ्रू हमारा जो टैरिफ है वो 90% के आसपास रिड्यूस हुआ है, टैरिफ रिड्यूस हुआ है। स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेसेज हैं जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उसको डायरेक्शन बेसिस पे सवाल है वो यूपीएससी अर्लियर फेज के अंदर में पूछा करता था, तो इसको एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सिचुएटेड है। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इनका, जैसे कि यहाँ पे जो सिटी है उसका नेम है ब्रिस्बेन। फिर आप देखिए कि सिडनी नाम का सिटी है, सिडनी नाम का सिटी है। फिर मेलबर्न नाम का सिटी है, यहाँ पे है जो पर्थ नाम का सिटी है। तो इस तरीके से जो इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो सिचुएटेड हैं। तस्मान सी है वो सदर्न पार्ट के अंदर में है। यहाँ पे होबार्ट नाम का एक आइलैंड है, तस्मान सी है वो सदर्न पार्ट के अंदर में है। यहाँ पे अराफुरा सी है और ग्रेट बैरियर रीफ है वो इस एरिया के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रेट जो बैरियर रीफ है यहाँ पे अराफुरा सी है, तो इसका लोकेशन एक बार आप ज़रूर से देख लेना अपने एटलास के अंदर में ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स 2020 के समय वहाँ पे मास काफ़ी लार्जर लेवल के ऊपर में जो फॉरेस्ट फायर हैं वो भी इंसिडेंट देखने के लिए मिला था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया कि ओवर द ईयर्स जो स्कैम है वो इंक्रीज हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अपने डाटाज के अंदर में बताया गया है कि ओवर द ईयर्स जो यहाँ पे स्कैम के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी है, जो यहाँ पे बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है, इस वर्चुअल करेंसी के ऊपर बैन है वो लगा दिया गया था। फिर आप देखिए कि 2020 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन है उसको लिफ्ट किया गया। प्रेजेंट समय का इसका जो कॉन्टेक्स्ट है कोई तो किसी भी तरीके से हमारे यहाँ पे रेगुलेशन है वो नहीं है, और किसी भी तरीके से इसके बारे में जो मेंशन है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ईयर के साथ में, समय के साथ में आप देखिए कि जो डिजिटल स्कैम्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड आप देखिए कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इंटर गवर्नमेंटल जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उनके द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है कि साइबर के जो स्कैम्स हैं वो ईयर बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज हमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्या यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, बिटकॉइन को अगर माइनिंग किया जाता है तो क्या ये क्लाइमेट जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको इंक्रीज करेगा? तो आप देखिए कि जो स्पेशलाइज कंप्यूटर हैं उनके थ्रू इनका जो माइनिंग प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइंस है उनका, तो अगर आप कंप्यूटर्स को यूज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करोगे, मोर यहाँ पे एमिशन है वो रहेगा। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स का जो स्पेशलाइज कंप्यूटर है उनके माइनिंग प्रोसेस के थ्रू क्रिप्टो करेंसी है उसको माइन है या फार्मिंग है उसका कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूके और इंडिया के जो यहाँ पे लीडर्स हैं वो मिले हैं, जिसके अंदर में आप देखें कि यूके का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया और यूके का जिस तरीके से रिलेशन है वो कल्चर को यूनाइट करने के रिगार्डिंग में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है वो इनके द्वारा मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मैम के अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि हमारे जो कोर्ट के एरियाज हैं वहाँ पे मीडिएशन का प्रोसेस है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है, जिससे कि किसी भी तरीके का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व किया जा सके। अगर आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रिड्यूस होगा तो हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन है उसको यहाँ पे रिडक्शन के अंदर में हेल्प प्रोवाइड करेगा। जुडिशरी के ऊपर में यहाँ पे बर्डन यहाँ पे रिड्यूस होगा तो जो डिलीवरी सिस्टम है जो स्पीड अप करेगा ये डिलीवरी सिस्टम को, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी बूस्ट करेगा। काफ़ी सारे तो आपको देखिए बिजनेस एरिया के अंदर में आपको जो कन्फ्लिक्ट है जिसको कि पेटिशन को फाइल कर दिया जाता है कोर्ट के अंदर में, तो मीडिएशन प्रोसेस को यूज करने का ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करवाया जा सके। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के वन काइंड ऑफ ये इनिशिएटिव है जिसका कि स्पीडी वे के अंदर में जो यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ना जाते हुए स्पीडी वे के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करवाने के टूल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक पर्सन को यहाँ पे मेंशन किया गया है, पर्सन का नेम हमारे एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि वो पर्सन है वो ट्री लवर हुआ करते थे। तेलंगाना के एरिया के अंदर में 1 करोड़ के आसपास उनके द्वारा जो प्लांट्स हैं वो प्लांटिंग का वर्क को कैरी आउट किया गया था। अब उनके द्वारा मेंशन ये किया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है वहाँ पे कुछ एरिया है जिसको कि बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर किया गया था कि उस फॉरेस्ट एरिया को कट किया जाए। लोगों के द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, गवर्नमेंट के अंडर का वो लैंड एरिया है तो लोगों के द्वारा उसको प्रोटेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वो पिटीशन है वो पहुंचा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स निकोबार आइलैंड के बारे में कहा गया है कि वहाँ पे जो कट करते हुए वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी को जो आप देखिए टूरिज्म को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में पोर्ट को वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, एयरपोर्ट को वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और वहाँ पे जो पेड़ वहाँ पे काटे जाएंगे उसके कंपनसेशन के अंदर में जो पेड़ हैं उनका प्लांटेशन हरियाणा के वहाँ पे होगा। तो निकोबार आइलैंड के रिगार्डिंग में डेवलपमेंट के कोस्ट के ऊपर में किस तरीके से इम्पैक्ट है वो हुआ करता है। टोटल वहाँ का जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है जो गैलेथिया बे के आसपास रहा करती है, निकोबारीज या सैम्फनीज नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनको यहाँ पे बताया गया है कि उनको ये किस तरीके से इम्पैक्ट है वो करेगा। तो डेवलपमेंट के कोस्ट के ऊपर में आपको कंटिन्यूस ट्री का जो कट है हमारा जो आप देखिए कि इकोलॉजी है उसका यहाँ पे डैमेजिंग सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट को, इसके अलावा जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उनके द्वारा एक रिपोर्ट है उसको एक असेसमेंट रिपोर्ट है उसके थ्रू एग्जामिन किया गया कि हमारे जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से बूस्ट किया जाता है। तो उसका ये असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि बेसिकली हमारे यहाँ पे
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के असेसमेंट के बारे में है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में इंडिया के अंदर में स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम है। रिसर्च के अंदर में जो स्पेंडिंग है उसको मोर बूस्ट करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कास्ट के बारे में है, कास्ट सेंसस जो अलाउ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कि सेंसस जब कंडक्ट होगा तो कास्ट का जो काउंट है वो भी कैरी आउट किया जाएगा, और कास्ट के जो नंबर्स हैं वो अभी आप देखिए कि नंबर्स इंक्रीज हैं वो भी हुए हैं। लास्ट टाइम जो कास्ट सेंसस है वो कंडक्ट हुआ था स्टूडेंट्स 1931 के समय में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। 1881 से आप देखिए कि सिंक्रोनाइज वे के अंदर में सेंसस का कंडक्ट है वो हुआ करता है। तो ब्रिटिश के द्वारा लास्ट टाइम 1931 के समय सेंसस है उसको कंडक्ट है वो किया गया था कास्ट बेसिस के ऊपर में। आप देखिए कि इसके थ्रू क्या यहाँ पे होगा, कुछ कास्ट का डिमांड ये है कि उनका जो प्रेजेंटेशन है वो मोर है, उनका जो संख्या है वो ज़्यादा है, और उनको जो रिजर्वेशन है वो काफ़ी कम मिलता है। तो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में डिमांड है वो हो सकता है यहाँ पे कि ओबीसी रिजर्वेशन को इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि ओबीसी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में तो रोहिणी कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है आर्टिकल 340 के थ्रू में। रोहिणी कमीशन क्या बताता है? रोहिणी कमीशन यही बताता है कि समय के साथ में इसका यहाँ पे कैटेगराइजेशन है वो ज़रूरी है। सभी जो कम्युनिटीज़ का प्रेजेंस है जिनका ओबीसी के अंदर में, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे कैरी आउट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी भी आप देखिए कि जो हेल्थ का इश्यूज हैं जिनको कि वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट है वो किया जा सकता है उन डिजीज़ को, बट उनका फिर से री इमरजेंस वो देखने के लिए मिला है। वो क्या शो करता है कि यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर वैक्सीनेशन है उसको नहीं कैरी आउट किया गया। तो स्टूडेंट डब्ल्यूएचओ के द्वारा, डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ है। यूनिसेफ के अलावा आप देखिए कि जो ग्लोबल अलायंस है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग में, जिसको हम गावी के नाम से जाना करते हैं, तो इनके द्वारा असेसमेंट है वो किया गया है कि इस तरीके से जो फिर से जो प्रिवेंटेबल डिजीज हैं वैक्सीन के थ्रू में उनका री इमरजेंस होना यही शो करता है कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको प्रॉपर वे के अंदर में नहीं कैरी आउट किया गया। तो प्रॉपर वे के अंदर में वैक्सीनेशन है उसको कैरी आउट किया जाए, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, चाइना का जो ईस्ट चाइना सी का एरिया है, चाइना के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, वहाँ पे आप देखिए कि सेंकाकू नाम का एक आइलैंड है जो कि जापान के द्वारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो हुआ करता है। चाइना के द्वारा वार्निंग है वो इश्यू किया गया है जापानीज एयरक्राफ्ट को वहाँ पे कि चाइनीज जो डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे एयरक्राफ्ट का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिला। सिंगापुर के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, सिंगापुर के जो यहाँ पे पॉलिटिकल पर्सन है वो इमर्ज हुए हैं विनर के रूप से, और यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा पोप के रूप से बताया गया था, उनका फोटो भी उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। और स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा यूक्रेन का जो एरिया है वहाँ पे अटैक किया गया, कुछ लोगों का वहाँ पे जो डेथ है वो हुआ है। और इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है, इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है डेट गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे, जिसके अंदर में कुछ लोगों का डेथ है, कुछ चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ हुआ है। इजराइल के द्वारा स्टूडेंट सीरिया के अंदर भी इंटरवेन किया गया है, वहाँ पे एक जो सेक्टेरियन कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से ये इजराइल का जो सीरिया के अंदर इंटरवेंशन है उसको भी बताया गया है। गोलान हाइट्स का एरिया है जो कि इजराइल के द्वारा अनेक्स भी किया गया है, सीरिया का गोलान हाइट्स का जो एरिया है। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर के बारे में है कि उनके द्वारा कहा गया है वो फुल टाइम ट्रूस को यहाँ पे चाहते हैं, जो रसिया की तरह कुछ टाइम पीरियड के रिगार्डिंग में ट्रूस उनका जो यहाँ पे मेन एजेंडा है वो नहीं है। ईरान के जो लीडर हैं उनका एक स्टेटमेंट है कि उनके द्वारा यूरेनियम का जो एनरिचमेंट किया गया, उनको राइट है अपना जो कंट्री है उसको डिफेंड करने के रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा उस एग्रीमेंट से विड्रॉवल किया गया था। तो इस तरीके से ईरान के द्वारा बताया गया है कि उनको एवरी राइट है एनरिचमेंट की रिगार्डिंग में। संडे का जो न्यूज़पेपर है वो आप देखिए कि फ़ोटोज़ को शो किया जाता है, कश्मीर का फ़ोटो शो किया गया है, कश्मीरियत के बारे में बताया गया है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद में किस तरीके से कश्मीर के जो लोकल पर्सनस हैं जिनको कि टूरिज्म के थ्रू काफ़ी अच्छा बेनिफिट है वो हुआ था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि टूरिज्म अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा तो कश्मीर के जो लोग हैं उनका इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। तो लोगों के द्वारा भी वहाँ पे प्रोटेस्ट वो किया गया है, तो उसी को यहाँ पे शो किया गया है कि नंबर ऑफ टूरिस्ट है उनका डिस्टर्बेंस हुआ, जो नंबर्स यहाँ पे हायर थे वो लिटिल बिट डिक्लाइन है वो हुए हैं उस अटैक के बाद में। लोगों के द्वारा शो किया गया है, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा शो किया गया है कि लोगों का वहाँ पे प्रेजेंस है, उनका जो
हॉस्पिटलिटी है उसको लोगों को शो है वो किया जा सके। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।